तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ इतना। ओके, तो एक उन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ जो बनाया ना उसमें क्या है, कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी म्यू इजिकल टू कितना आया तुम्हारे पास, ये आया जाएगा तुम्हारे पास 4.12 इंटू 10⁻15 वोल्ट। अच्छा, -15 वोल्ट। तो अभी देखो स्लोप है, तो तुमने बचपन में पढ़ा है अगर स्लोप लिखा होता है तो स्लोप तुम्हारा tan थीटा के बराबर होता है। और इसको तुमने कैसे पढ़ा था मैथ में, y2 - y1 बाई x2 - x1, या फिर आसान भाषा में y/x। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को बनाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। इस तरह कुछ एक ग्राफ बनाया गया। और स्लोप कब आता है, जब भी कोई लाइन ऐसा बनेगा, जब भी कोई लाइन स्ट्रेट बनता है तभी इसका स्लोप भी क्रिएट होता है। अब सुनना ज़रा, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें कि पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एज वी नो when a light falls on a metal कट ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज है, एक्सपेरिमेंट फोटो द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज, सॉरी V0 कट ऑफ वोल्टेज है। तो यहाँ पे कुछ V0 आ रहा है इसका। ओके, लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल इफ़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टुक प्लेस, अगर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन इसका श्योर मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो भी एनर्जी आया था वो एनर्जी क्या हुआ, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हुआ और बाकी एनर्जी के साथ या काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग गया। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ जो एनर्जी h म्यू आया था वो किस काम में यूज़ हुआ, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हुआ। क्या ये बात है, क्लियर है? वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हुआ और बाकी के साथ, बाकी काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता किसके साथ है, वर्क फंक्शन सारे मेटल का अलग अलग होता है, बट काइनेटिक एनर्जी का हमने देखा था ये तो EV0 होता है, दिख रहा है ना। अब देखो ये जो रिलेशन है इसमें आपका खाली फ्रीक्वेंसी है और पोटेंशियल का रिश्ता है। अभी गलती से इस फाई को नहीं लिख देना, फाई को भी h न्यू नॉट लिख सकते, बट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ रिश्ता है। पल्ले पड़ा क्या, अभी एज वर्क फंक्शन, कोई भी एक मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल दैट इज़ पर्टिकुलर, कोई भी मेटल हो। ठीक है, जैसे आयरन का अलग रहेगा, सोडियम का अलग रहेगा, सिल्वर का अलग रहेगा, मेटल टू मेटल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज C। अगर तुम इसको C के जैसा मान रहे हो, देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, h फ्रीक्वेंसी इजिकल टू EV0 प्लस फाई। अभी मैं इस इक्वेशन को कैसा बनाना चाहता हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के जैसा। तो वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना ज़रा, वो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, y एक्सिस में V है, y एक्सिस में मैंने पोटेंशियल को रखा है, ठीक है, V को रखा है, तो उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं। फिर y एक्सिस में अगर इसको रखा है तो इसको वहाँ भेजना पड़ेगा। सो EV0 इजिकल टू h न्यू, ये वहाँ आ गया -5। क्या ये बातें क्लियर है, डन है क्या? सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ E से तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी इस -5 को ना प्लस ऐसा लिखो -5, तो लिख देता हूँ EV0 इजिकल टू h न्यू -5। चलो ओके, अभी मैं इसको y एक्सिस, अभी मैं इसको ऐसा इक्वेशन बनाना चाहता हूँ mx प्लस c। एक मेटल के लिए तो भाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या बात है, क्लियर है? कोई एक मेटल के लिए कांस्टेंट, अभी प्लस लिख के माइनस लिखो, जो करना है करो। अभी देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई E। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे खाली सिंगल टर्म रखना चाहता हूँ। तो जैसे इस साइड में डिवाइड करूँगा E से तो खाली यहाँ V0 बचेगा, या इसको जब मैं डिवाइड करूँगा E से तो h न्यू बाई क्या बचेगा, E बचेगा, और यहाँ पे प्लस
5/E। वर्क फंक्शन एक मेटल के लिए कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, तो कुल मिला के क्या बनेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन गया। और यहाँ पे एज इट इज़ कंपेरेबल विथ कौन सा इक्वेशन, वाई एक्सिस में जो प्लॉट किया, y = mx + c। देयरफॉर यहाँ से x एक्सिस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे तो एक और स्लोप क्या निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, h/e। डन है क्या। देयरफॉर पूछा क्या था निकालने में इसमें, कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी आ चुका है। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, ए वाला स्लोप दैट इज़ h/e हमारे इक्वेशन से जो आ रहा है, और क्वेश्चन में जो स्लोप दिया है दैट इज़ v0/μ, इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल, तो h = क्या मैं लिख सकता हूँ, e × v0 फ्रीक्वेंसी, तो h = इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 इंटू v0/v, ये तो दिया है तुम्हारे पास, v0/ फ्रीक्वेंसी कितना दे के रखे हैं, 4.12 × 10⁻15। नहीं तो h = आ रहा है तुम्हारे पास, देखो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर से करूँगा, तो 1.6 × 4.12 तो आ रहा है 6.59 × 10⁻19 -15, सो -19 -15 तो कितना आ रहा है, h = 6.59 × 10⁻34, जो कि कहीं ना कहीं हमारा क्लोज है। अच्छा इसका यूनिट क्या रहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो ये भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सोच के बताओ, इसके यूनिट तुम लोग क्या लिखे होंगे, कभी याद आ रहा है कुछ क्या, दैट इज सेम एज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड है खाली, है ना। इसका यूनिट लिखना, अभी ये निकाले हम लोगों ने वैल्यू, तो ये कहीं ना कहीं सेम वही वैल्यू है जो हम लोग अभी तक न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे थे, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। डन है क्या, यहाँ तक हमें बातें समझ आते हैं। अच्छा और इसका यूनिट कहाँ से लिखते पता है, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट यहाँ से लिखते हैं, जैसे एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तो E = एक कांस्टेंट h न्यू लिखा था, तो h = E × म्यू चले गया वहाँ। सो एनर्जी का यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड। नहीं तो यहाँ से लिखते हैं इसको जूल पर सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर, डन ओके। तो ये था क्वेश्चन, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।